नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपके लिए ताकि मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करने में, और कोई भी सवाल आपके पास है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, तो इस शो में आकर आप हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट, नोट कीजिए तरीका। हमारा नंबर है 7045220000। व्हाट्सएप नंबर है ये, आप कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwt.com। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो आप ये इस शो को देख भी सकते हैं लाइव हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट बने हुए हैं। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करते हैं। हालांकि इसका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली भले रिलेटेड ना हो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड बहुत अहम मुद्दा है, और वो है विक्स। जब हम विक्स की बात करते हैं, इंडिया विक्स की बात करते हैं, जिसे हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, डर का इंडेक्स भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स हैं जो इस टर्म को बखूबी समझते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आई एम श्योर ऐसे भी होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि ये इंडेक्स होता क्या है, क्या रेलेवेंस है इसकी। वो इन्वेस्टर है तो उनके लिए इस इंडेक्स के क्या मायने हैं या फिर ये क्या दर्शाता है। तो आज थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए, जब हम कहते हैं विक्स तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करता है, ये बताइए विरल। शुक्रिया दीपाली, आपने शो पे बुलाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने कहा सही कि म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब सोचते हैं तो हम विक्स के बारे में सोचना इतना नहीं आता है, बट हाँ, एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई भी पर्सन, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो हम जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको सोचने चाहिए, समझने चाहिए। और उसमें से एक आता है ये विक्स। विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, राइट। अभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या दिखाता है, क्या समझाता है? सो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि वो जो फियर रहता है मार्केट में, जो वरी होता है, जो टेंशन होता है, वो उसको गेज जो करता है, उसको समझाता है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। फियर का मामला जो है, फियर का जो माहौल है, वो किस दिशा पे लेके जा सकता है मार्केट को, राइट। तो वॉलेटिलिटी जो आती है मार्केट में, तो आने वाले 30 दिन वॉलेटिलिटी कैसी होगी, कितना फियर होगा मार्केट में, कितना टेंशन होगा मार्केट में, वो उसका एक इंडिकेटर हम विक्स को कह सकते हैं, विक्स इंडेक्स को कह सकते हैं, जो बेस्ड होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के बेस के ऊपर रहता है। सो इंडिया के लिए जो है वो निफ्टी 50 को आप देख सकते हो, और यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से S&P 500। अभी हाई विक्स, हाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स का इंडिकेटर यानी हाई अनसर्टेनिटी, और लो विक्स का मतलब होता है कामनेस है मार्केट में, मार्केट आगे जाके शायद से कॉन्फिडेंस देगा, स्टेबिलिटी देगा। एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझा सकता है दर्शकों को कि एक वेदर फॉरकास्ट होता है दीपाली, उसमें मार्केट में स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है, या मार्केट स्टेबिलिटी या सनशाइन देगा मार्केट। तो वो एक वेदर फोरकास्ट जब करते हैं हम कि भाई वेदर ऐसा होने वाला है, सिमिलर वे में मार्केट्स में ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट का फियर क्या बोल रहा है। अभी उसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने का तरीका यानी ऑप्शन प्रीमियम, डिराइव्ड बाय ऑप्शन प्रीमियम, कि भाई कितना फियर है। फियर अगर बढ़ता है तो जो ऑप्शन प्रीमियम है वो ऊपर चला जाता है, और वैसे ही विक्स का जो इंडिकेशन है वो बढ़ता है। अभी देखिए, वो डायरेक्शन क्या रहेगा मार्केट का वो प्रेडिक्ट नहीं करता है। दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स इसके लिए भी देखते हैं कि भाई वो मार्केट का इंडिकेशन क्या होगा, उसके हिसाब से वो लोग देखते हैं। वो गलत है, वो ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ डिग्री ऑफ मूवमेंट कैसी होगी वो समझाने के लिए ये विक्स का आप सहारा ले सकते हैं। और देखिए, जनरली अगर देखा गया है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा तक ये देखते हैं। अभी अगर म्यूचुअल फंड है, राइट, म्यूचुअल फंड के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड के जो हाउसेस है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ये इंडेक्स को देखते होंगे, विक्स के इंडेक्स को। अभी
विक्स फॉरवर्ड लुकिंग है और कितना अप एंड डाउन होगा, यानी वो मूव्स को एक्सपेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम विक्स को देख सकते हैं। अभी मार्केट टर्मिनल, मार्केट जब नीचे जाता है, मार्केट जब गिरता है, तो किस तरह से काम आता है विक्स, वो भी हमको सोचना चाहिए। पहले तो ये निफ्टी बेस्ड, निफ्टी ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं। उसका जो ट्रेडिंग होता है, यानी उसका जो इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर नंबर होता है, वो 10 से 25 के बीच में होता है। एनीथिंग अबाउट 25 यानी हाई नर्वसनेस कह सकते हैं हम मार्केट के अंदर, और ये इवेंट बेस्ड बहुत ही ज्यादा आपको समझ में आ सकता है। जैसे अभी करंट सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ट्रेड वॉर की बातें चलती है, तब ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स को हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मूवमेंट कैसी हो सकती है। ये आपको मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरवर्ड लुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फियर, वरी और टेंशन कितना है मार्केट में, वो आपको एक इंडिकेशन मूव करने के लिए, दिखाने के लिए आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ें। क्विकली मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, आपने लेवल्स तो बताए कि किस स्तर पर हो तो क्या इंडिकेट करता है। दोबारा मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ये मेजर कैसे होता है, मतलब नर्वसनेस बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है, ये कैसे मापा जाता है? देखिए, घबराहट बढ़ रही है यानी ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे पास्ट में अगर देखें तब कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा देख रहे थे, क्योंकि कोविड के टाइम ऑलमोस्ट जो 2020 जैन मंथ, फेब मंथ और मार्च मंथ में मार्केट बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी। तो वो टाइम पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स का एक इंडिकेटर दे रहा था कि भाई मार्केट में फियर बहुत है, टेंशन ज़्यादा है, वरी है। जब इंडिकेटर 25 से ज़्यादा बढ़ता है तब मुझे लगता है कि मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट कामनेस नहीं दिखा रहा है, मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। तो ये ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कोविड का एक इवेंट हो गया, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्ट रेट का आज एक डिक्लेयर हुआ, कट हुआ, तो वहां पे एक इंडिकेशन हो गया। यानी कुछ कुछ एक ऐसे इवेंट्स होते हैं, वो वक्त पे हम हमारे अगर इन्वेस्टमेंट्स हम स्टॉक मार्केट में ज़्यादा करते हैं तो हमको एक बार देखना चाहिए कि भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या दिखाता है। वो आपको कोई लेवल्स नहीं बताएगा कि भाई मार्केट का लेवल्स ये होगा, बट एक जो मार्केट का ओवरऑल एक गेज क्या है, मार्केट गेज क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, फियर है कि कामनेस है, ये आपको वॉलेटिलिटी इंडेक्स से, विक्स से आपको पता चल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर तो तमाम डिटेल्स सरल भाषा में विरल ने समझाने की कोशिश की है, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से इस टर्म को समझना, इसके मायने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए क्वेरी तो करते हैं शामिल। मंगलेश मीना राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड है। मंगलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो नमस्ते, भेजा था। पूछिए सवाल। पोर्टफोलियो भेजा था मैडम, इसमें मेरे कुछ फंड है, तो एक रिव्यू करवाना, कुछ मेरे पास लमसम है, उसको इन्वेस्ट करना है, और मैं इसमें 20,000 तक कर सकता हूँ SIP। अच्छा, 20,000 के एडिशनल SIP आप करने का सोच रहे हैं? बढ़ाना चाहता हूँ इसको। नहीं तो अभी आपकी 12,000 की SIP चल रही है ना, 12 से बढ़ाकर 20 करनी है या 12 से बढ़ाकर 32 करनी है? 12 से बढ़ा के 20 करनी है, और 2 से 3 लाख रुपए मेरे पास कैश पड़ा हो तो उसको भी डालना चाह रहा हूँ, तो किस फंड में कैसे क्या डाला जाए? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो पहले तो इनका 12,000 की जो एक्टिव SIP है उसकी मैं फंड्स बता देती हूँ विरल। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फोकस 30 में 2500 ईच ही डाल रहे हैं, 1000 डाले हैं ये ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, फिर 1500 ईच डाल रहे हैं मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा और ICICI प्रो मल्टी एसेट में। 15 साल में 2 करोड़ का इनका लक्ष्य है, सालाना 5 से 10% स्टेप अप कर रही है। ये है करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 3 लाख की है। अब जैसे इन्होंने क्लियरली कहा 20,000 की एडिशनल SIP करनी है, 3 लाख के आसपास लमसम है, उसको भी डिप्लॉय करना है, तो कहाँ लगाएं, बताइए सजेशंस। देखिए दीपाली, मंगलेश का जो पोर्टफोलियो है अभी करंट अगर देखें तो टोटल 7 स्कीम्स में वो निवेश कर रहे हैं। अभी ये 7 स्कीम्स वेल डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट कैटेगरीज में किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, पोर्टफोलियो डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट की पहले बात करते हैं। लमसम अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ऐसा कहूँगा कि आप अगर देखिए अभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी पोर्टफोलियो है,
उसमें एक हाइब्रिड फंड है मल्टी एसेट। तो पहला मेरा एक सुझाव होगा कि आप 1 लाख जो है वो मल्टी एसेट में निवेश कर सकते हैं। अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिड इज अ गुड कैटेगरी जो आप निवेश कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट करना है। बाकी जो 2 फंड है, एक आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड है और एक पराग परिक का जो फंड है, ये दोनों फंड में भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट आपका निवेश कर सकते हैं। 1 लाख आपको मल्टी एसेट में करना है आईसीआईसीआई के, और बाकी के जो 2 लाख है वो पराग परिक में 1 लाख और एक आईसीआईसीआई का ही वैल्यू डिस्कवरी फंड है, उसमें आपको 1 लाख निवेश करना है। अभी आपका कॉर्पस कितना बनेगा, आपका जो टारगेट है, अभी देखिए 80 लाख का कॉर्पस आपका एसआईपी से बन जाएगा। आप टॉपअप करने का सोच रहे हैं, आपने कहा कि 20,000 की आप एसआईपी करेंगे, अभी 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, एडिशनल 8,000 कर रहे हैं, वो भी आपको यही फंड में ही बाइफर्केशन करना है और कोई नए फंड एडिशन नहीं करने हैं, राइट। अभी ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है 1 करोड़ के आसपास क्या आपका बन जाएगा एसआईपी में 80 लाख, और लमसम का इन्वेस्टमेंट जो आप 2-3 लाख वही आप टेन्योर जो रखना चाहते हो उसके बेसिस के ऊपर से 1 करोड़ का कॉर्पस आपका आराम से बन जाएगा। तो अगर आपको आपका एनपीएस का भी आपने एक बताया था कि आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, तो मैं एनपीएस और म्यूचुअल फंड अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 12% अनुमान से आने वाले 15 सालों में कम से कम आपका 2 करोड़ 45 लाख का कॉर्पस बन सकता है, सभी आपके जो भी फाइनेंशियल एसेट्स आपने जो बताया है उससे। ओके, चलिए, तो पूरी सलाह आपको दी गई है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एडिशनल एलोकेशन के हिसाब से भी आपको बताया गया है। लमसम इन्वेस्टमेंट किन फंड्स में कर सकते हैं वो भी आपने स्क्रीन पर देखे होंगे भी। पराग परिक, फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट। बात करते हैं आशीष से, बेंगलुरु से कनेक्टेड है। आशीष जी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग दीपावली। सो एक्चुअली मैंने वो अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ है, तो प्लीज रिव्यू उसको आप करिए और बताइए सही है कि नहीं। और दूसरा मैम, उसमें मैंने बताया कि मेरे पास ब्लू चिप तो एक्सिस का और एक निपॉन स्मॉल कैप का म्यूचुअल मतलब एसआईपी था, जिसमें अब मैं पैसे नहीं डालता हूँ। इट्स अ लमसम अमाउंट 2 लाख के करीब है दोनों में। सो मैं सोच रहा था उसको आइडियली छोड़ना सही रहेगा या उसके थ्रू मैं एसटीपी करना चाह रहा था, जिसमें एक तो मैंने एक्सिस का मल्टी कैप किया हुआ है ब्लू चिप से हटाकर, तो दूसरा निपॉन का क्या करना है और ये सही डिसीजन है कि नहीं। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो जैसे इन्होंने बताया तमाम डिटेल्स, 29,000 की इनकी अभी एक्टिव एसआईपी चल रही है और 27 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि एक्सिस के ब्लू चिप से ये मल्टी में एसटीपी इन्होंने शुरू किया है 7,000 का मंथली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप में किया हुआ है। साथ ही निपॉन स्मॉल कैप में 2 लाख का निवेश है और 2 टारगेट हैं इनके, 18 साल में 75 लाख, 15 साल में 3 करोड़। कौन कौन से फंड्स हैं एक्टिव पोर्टफोलियो में? उसमें पराग परिक, फ्लेक्सी कैप 5500 रुपये महीना, सिमिलर अमाउंट जा रहा है एचएसबीसी मिड कैप में, 4,000 डाल रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप में, 5,000 ईच डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी एसबीआई कॉन्ट्रा में, और 4,000 के एसआईपी है एचडीएफसी स्मॉल कैप में। बताइए सजेशंस। देखिए, पहले तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे उनको ये सवाल मेरा आता है, उन्होंने सवाल पूछा है तो मेरा सवाल भी आता है कि आप इक्विटी टू इक्विटी एसटीपी कर रहे हो, वो थोड़ा सा आपको पहले समझना चाहिए। देखिए, इक्विटी टू इक्विटी जब आप एसटीपी करते हो तो अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू जो बनी है, भले आपने एसआईपी स्टॉप कर दी है और जो कॉर्पस बना है वो पर्टिकुलर फंड में, बट मार्केट की अगर आप सिनेरियो देखोगे तो कम से कम 1 से 2 से 3% मार्केट डाउन भी जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर, राइट। तो ऐसे वॉलेटिलिटी वाले फेज में, डाउन साइड वाले फेज में आप इक्विटी टू इक्विटी एसटीपी मत करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप चाहिए तो उसको पूरा डेट में शिफ्ट कर दीजिए, और फिर डेट में अगर आपको पर्टिकुलर कोई इक्विटी में शिफ्ट करना है, क्योंकि देखिए अभी मार्केट का फेज जो है वो वॉलेटिलिटी वाला फेज है, डाउन साइड का फेज है, तो आपकी जो वैल्यू बनी हुई है, राइट, वो कम होती जा रही है, और वो कम होती जाने वाली में आप एसटीपी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं बनता है। हम हमेशा ऐसा एसटीपी सजेस्ट करते हैं जो आपका डेट टू इक्विटी हो, ना कि इक्विटी टू इक्विटी हो। हाँ, आप अगर मार्केट राइजिंग है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, तब आप एक बार सोच सकते हो, बट यहाँ पे इक्विटी टू इक्विटी शिफ्ट करना वो लॉजिकल नहीं बनता है। अभी आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो 27 लाख का, राइट, और आपका टारगेट है
18 ईयर्स में 75 लाख, 3 करोड़ 15 ईयर्स में, मैं पूरा 18 ईयर्स भी मिला लूँ, राइट, आपका टारगेट आसानी से आप हासिल कर पाओगे। आपकी जो SIP चल रही है और आप जो STP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो 4 करोड़ 14 लाख का कॉर्पस आप ओवरऑल 18 सालों में आप हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से, राइट। तो आपका टारगेट तो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आप इक्विटी टू इक्विटी STP कर रहे हो वो आप डेट टू इक्विटी सोचिए, और निपॉन का जो आप STP सोच रहे हो वो आपको स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। तो आप ऐसा कोई फंड देखिए, या तो कोई प्योर डेट फंड्स देखिए या इक्विटी सेविंग्स फंड देखिए जिसमें डेट और आर्बिट्राज का कॉम्बिनेशन हो। ऐसे फंड से आप STP कर सकते हैं, नहीं कि प्योरली इक्विटी फंड से इक्विटी फंड। ओके, चलिए, तो क्लियरली आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। बाकी आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी तमाम बातें बताई। बात करते हैं सुपन की। इन्होंने मध्य प्रदेश से एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 30 साल इनकी उम्र है, मंथली SIP चल रही है 24,600 की, 4.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा जानना चाहते हैं। कौन कौन से फंड्स हैं? 5,000 ईच डाल रहे हैं ICICI प्रू ब्लू चिप, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50, ICICI प्रू टेक। वहीं 3,000 डाल रहे हैं आदित्य बिरला मिड कैप, 2600 HDFC मल्टी एसेट, 2,500 मेरे एसेट लार्ज कैप और जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप में 1500। क्या सजेशंस? देखिए, टोटल 7 फंड है दीपाली। AMC वाइज ICICI के 3 फंड्स हैं और कैटेगरी वाइज 2 लार्ज कैप में निवेश किए हैं। तो हमेशा सलाह ऐसी होती है कि डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश करिए, डिफरेंट AMCs के फंड्स लीजिए। तो पोर्टफोलियो में चेंजेस यहाँ पे बनते हैं, दिख रहे हैं। सजेशन है कि आप बने रहिए। कौन से फंड में बने रहिए? आदित्य बिरला मिड कैप, HDFC का मल्टी एसेट, मिराई का लार्ज कैप और जीरोधा का लार्ज एंड मिड कैप, ये फंड में आप बने रहिए। किस में से निकल जाना है आपको? ICICI का ब्लू चिप और ICICI का टेक्नोलॉजी फंड, राइट। और ऐड, अगर मैं आपको 2 सजेशन दे रहा हूं निकलने के लिए, तो मैं ऐड करने का भी सजेशन यहां पे दे रहा हूं। पराग परिक का एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो आप देख सकते हैं, और इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड है, ये आप 2 फंड ऐड कर सकते हैं। जो फंड में निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि आप निकल जाइए। जो कॉर्पस रहेगा वो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स, जो 4 फंड कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं करने को, उसमें ही आप ऐड कर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए क्लियरली बताई गई है। कुछ फंड्स हैं जिनमें आप अपनी SIPs कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आदित्य बिरला मिड कैप, HDFC मल्टी एसेट, मरे एसेट लार्ज कैप, जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप है। ICICI ब्लू चिप और ICICI टेक से निकलने की सलाह है। रीज़न यही है, एक ही AMC के ज़्यादा फंड्स नहीं लेने चाहिए। AMC डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी अप्रोच रखना बहुत जरूरी है ताकि बैलेंस बना रहे। 2 नए फंड्स आपको ऐड करने की सलाह दी गई है, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड शामिल है। 20 ईयर्स में कितना कॉर्पस एक्सपेक्ट करें, कितना इकट्ठा कर लेंगे इस पोर्टफोलियो से? देखिए, मैंने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने किया नहीं है कि कितना बनेगा। ओवरऑल अगर देखेंगे, देखिए उनकी SIP की जो वैल्यू है वो कम से कम 8 और 2, यानी अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा दीपाली। 4.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है इनकी। इन्होंने पूछा है 20 साल में कितना कॉर्पस मिलेगा। ओके, SIP कितने की अमाउंट की है, एक बार बता सकते हैं? 24,600। ओके। सो 24,600 के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 20 साल में वो 2.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे 12% अनुमान से। ओके, तो 20 करोड़ के आसपास की राशि आपको मिल जाएगी इस पोर्टफोलियो से 20 इयर्स में। बाकी आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है, लॉन्ग टर्म होराइजन है। हमेशा कहते हैं हम समय समय पर रिव्यू करते रहें अपने पोर्टफोलियो का। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू सुरेश नागर ने भेजा है, जयपुर राजस्थान से। 33 साल इनकी उम्र है, 30,000 की मंथली SIP है, 12 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है। 4 फंड्स हैं, छोटा सा पोर्टफोलियो है, बड़ा पोर्टफोलियो नहीं रखा है इन्होंने 30,000 के लिए। 10,000 डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, टाटा स्मॉल कैप में 10,000, 5,000 इनका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है और 5,000 डाल रहे हैं कोटक के मिड कैप में। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में मेजरली इनका एक्सपोजर है इनके पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से देखें तो। क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस इनके गोल पर? देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो 2 स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, फंड्स अच्छे हैं। टारगेट उनका बहुत बड़ा है, 5 करोड़ हासिल करना चाहते हैं। 30,000 की SIP से 12 साल में 12% अनुमान से कम 97 लाख जुटा पाएंगे। और अगर वो 5 करोड़ हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम 1,55,000 की SIP उनको करनी पड़ेगी, तो वो टारगेट 5 करोड़ का हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे वो क्या सोच सकते हैं, कैसे एक्शन लेना है,
या तो वो एसआईपी को स्टेप अप करे, टॉप अप करे, राइट, क्योंकि 1,55,000 की एसआईपी उनको अचीव करनी पड़ेगी, या तो आपका जो टेन्योर है उसको आप इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि 12 साल बहुत ही छोटा टारगेट, छोटा है अवधि ओवरऑल टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो टारगेट अमाउंट वो सोच रहे हैं उसको वो कम कर दे। ओके, तो सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर क्लियर है। लगभग 1 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 12 सालों में। 5 करोड़ की राशि चाहिए तो 1.5 लाख की एसआईपी चलेगी, या फिर आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप चलेंगे तो गोल के नज़दीक तो पहुंच ही जाएंगे। तो स्टेप अप ज़रूर करें, अगर सीधे आप एसआईपी एलोकेशन बढ़ा भी नहीं सकते तो। फंड्स आपके सही है, इन्वेस्टेड रहिए। अगर इनके से एसआईपी एलोकेशन बढ़ाते भी हैं तो कोई नई कैटेगरी ऐड करें या इन्हीं में एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कर दें? नहीं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कम फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, मल्टी कैप कैटेगरी हो गई, वैल्यू फंड, फोकस फंड, कॉन्ट्रा फंड, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं। 5 से 6 फंड्स तक अपना पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं। स्टेप अप करना है तो ऐसे कैटेगरीज वाले फंड्स में भी वो निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके फंड्स पर, और इन पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है। नए फंड्स के ऊपर भी आपको सलाह दी गई है। अनूप का सवाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से सवाल भेजा है इन्होंने। इनके पास 3600 रुपये की मंथली एसआईपी चल रही है, 25 साल का होराइजन है, सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। कौन से फंड्स हैं? 1100 रुपये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, 1000 रुपये मोतेरो सॉल्मिट कैप, 1000 आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट और 500 है टाटा स्मॉल कैप में। बताइए सजेशंस। देखिए, अमाउंट कम है बट डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश किया है। 25 साल काफ़ी लंबा समय, बहुत ही बढ़िया अच्छा समय आपने दिया है। आप डेफिनेटली एसआईपी को भी आगे आगे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको मौका मिलेगा आप बढ़ाएंगे। बट अभी जो करंट सिचुएशन है, 10% स्टेप अप भी आप करेंगे तो 25 साल में कम से कम 1 करोड़ 9 लाख जितना आप 12% अनुमान से आप जुटा पाएंगे आने वाले 25 सालों में। आपको जैसे जैसे आपको मौका मिलता है अनूप जी, आप ट्राई करिए कि आप आपकी एसआईपी को बढ़ाइए और एग्रेसिव होइए, तो 25 साल का टेन्योर में काफ़ी अच्छा खासा कॉर्पस आप बना सकेंगे। ओके, ठीक है, तो ये सलाह रही आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर। फंड सिलेक्शन आपका बेहतर है, बने रहिए इस पूरे ही पोर्टफोलियो में। और रही बात आपके फ़ंड चॉइसेस की, तो बेहतर फंड्स आपने चुने हैं। 1 करोड़ के आसपास की राशि आपको मिलेगी। अच्छा, इनके लिए भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इनके पास भी 4 ही फंड्स हैं। इन फ्यूचर अगर ये एलोकेशन बढ़ाते हैं तो कुछ नेम्स इन्हें सजेस्ट कीजिए जहाँ पर ये एलोकेशन डिप्लॉय कर सके या फिर कोई नई कैटेगरी ऐड कर सके। तो 2 कैटेगरीज मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। एक तो हो गया लार्ज एंड मिड कैप, महिंद्रा का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो ऐड कर सकते हैं। और एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्लेक्सी कैप जैसे ही लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का आपको एलोकेशन मिलेगा। तो उसमें आप निप्पॉन का जो मल्टी कैप है, ये 2 फंड आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आपके फंड हो जाएंगे 6 फंड्स। 6 फंड्स काफ़ी अच्छे हैं आपके 25 साल के टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्टफोलियो मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपको फंड सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और अपनी सबसे पहले तो इनफैक्ट आप यही कीजिए कि अगर आप एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करते भी हैं तो आप इन्हीं फंड्स में थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ाइए, नई कैटेगरी भी ऐड कीजिए। अच्छा, क्योंकि 25 साल का लंबा समय है, तो एक चीज़ और विरल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप हेल्प कर सके इनकी तो। अब क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन का आप ध्यान रखें जब भी आप गोल्ड डिसाइड करें। 26 साल 25 साल लंबा होराइजन है, 1 लाख की क्या वैल्यू होगी अब से 25 साल बाद अंदाजन? देखिए, वैसे देखने जाए तो 20 टाइम्स 30 टाइम्स वैल्यू हो सकती है। मैं हमेशा है ना दीपाली, मैं ये एग्जांपल देता हूँ। मैं मुंबई से हूँ। मैं जब स्कूल में था तब वड़ा पाव आता था 50 पैसे में, 1 रुपये में, और उसको भी हो गए कम से कम 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो भाई 25 साल में आज अच्छा एक वड़ा पाव अगर आपको खाना है तो कम से कम 20 से 25 रुपये आपको देना पड़ता है। तो 25 गुना आपकी प्राइस बढ़ जाती है। हर एक चीज़ों में अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन, तो अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है और बढ़ता है। तो आप देखिए, बहुत ही यानी 1 करोड़, हमेशा हम जब दर्शकों के सवाल के जवाब लेते हैं तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ का टारगेट करना है, 2 करोड़ का टारगेट करना है 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद। 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत ही कम होने वाले हैं अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे तो। बिल्कुल, तो इस हिसाब से तो 25 साल में 20-25 लाख से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी आज के करोड़ की तो। Absolutely, अब से 25 साल बाद। हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखें। एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, अपने गोल डिफाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 साल का लंबा समय है। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए, आपने कौन से फंड्स पिक किए हैं, क्या चॉइसेस हैं? देखिए, ये
प्योरली टॉप फंड की जो चॉइस है वो मेरी चॉइस है। आपका रिस्क प्रोफाइल और आपकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल प्लानिंग, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना, आपके वित्तीय सलाहकार के साथ बैठने के बाद, डिस्कस करने के बाद आप। बट करंट मार्केट सिचुएशन में मेरे टॉप 4 फंड्स ये है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो उसमें एक कॉन्ट्रा कैटेगरी जो होती है, तो उसमें इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड, हाइब्रिड फंड में मैं यहाँ पे सारे एसेट क्लास को रखने का सुझाव देता हूँ। इसके लिए आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड, वैल्यू कैटेगरी, वैल्यू स्टॉक्स जो होंगे वो आगे जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कैनरा का वैल्यू फंड, और थोड़ा कम स्टॉक्स होने चाहिए आपके म्यूचुअल फंड के कोई भी एक पर्टिकुलर फंड में। अगर ऐसा कोई फंड आप देख रहे हो तो एचडीएफसी का फोकस फंड, जो कम से कम 20, 25, 30 स्टॉक्स का ही इन्वेस्टमेंट करेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो ये 4 फंड अभी के मार्केट के सिचुएशन के बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपका रिस्क प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना चाहिए आपको, और फिर ही ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए। चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए, आपके टॉप 4 फंड्स विरल की तरफ से, इसमें इन्वेस्को कॉन्ट्रा शामिल है, बाकी कुछ और फंड्स का यहाँ पर जिक्र कर, जिसमें आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, कैनरा वैल्यू और एचडीएफसी फोकस फंड है। थैंक यू विरल शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।